अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉग टॉक। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर, माहिर अमराज़ गुर्दा मसाना पथरी और मर्दाना निज़ाम तौलीदी, यूरोलॉजिस्ट एंड मेल जेनिटल सिस्टम एक्सपर्ट्स। आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है बड़ा आम सी बीमारी और बड़ी कॉमन है मर्दों के अंदर, दैट इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड बेसिकली होता क्या है, देखें, इसको मर्दाना गदूद भी कहते हैं, इसको मसाने का गदूद भी कहते हैं। ये मसाने के बिल्कुल जो मसाने का मुंह है, जिसका कनेक्शन है जहाँ पर उसका अज़्व तनासुल के साथ, वहाँ पर ये एक गदूद पड़ा होता है। अब इस गदूद की शक्ल आप समझें वॉलनट जैसी होती है और इसका काम ये होता है कि बेसिकली तो इसका ताल्लुक है मेल जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, यानी इंसान के निज़ाम तौलीदी के साथ। व्हेन एवर एक बंदा जो है जब मैच्योर हो जाता है तो उसके जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है और उसके बाद उसके अपनी नस्ल की बका है, तो वो एक मादा जो मादा तौलीदी है, जो फीमेल ट्रैक में जाना होता है, तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक ख़ास किस्म की सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो मर्दों के जरसूमे यानी स्पर्म्स को कैरी करते हुए फीमेल ट्रैक के अंदर लेके जाता है। तो इसके अब ये चूंकि बिल्कुल मसाने के मुंह के करीब पड़ा होता है, इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे प्यूबर्टल लाइफ में आई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बंदे का एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एजिंग प्रोसेस में ये देखा गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 35 और 40 ईयर्स इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और वो चेंजेस में जो कॉमन चीज़ है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूँ कि लोग हर बंदा आमतौर पे ये कहता है कि वो प्रोस्टेट गदूद का साइज़ बढ़ गया है। बेसिकली साइज़ बढ़ना तो एक साइंटिफिक एक साइन है जो विच विल बी डिसाइडेड आइदर बाय द एग्जामिनेशन और बाय अल्ट्रासोनोग्राफी। लेकिन मरीज़ों को क्या होता है, मरीज़ों को ये होता है कि उसको ये लगता है कि जी उसको पेशाब बार बार आ रहा है, या उसको रुक रुक आता है, या रुकता नहीं है, लगता है जल्दी से निकल जाएगा, या उसको ये लगता है कि रात को फिर उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा उठना पड़ेगा वो पेशाब करने के लिए बार बार, या उसको ये लगता है कि जब उसने यूरिन कर ली है उसके बाद भी उसकी ड्रिबलिंग हो रही है। बड़ा ये कॉमन सी लोगों की शिकायत होती है जी, पेशाब के बाद भी कतरे आते रहते हैं। और या फिर ये होता है कि उसकी तसल्ली नहीं होती, वो गया है यूरिन करने के लिए, पहले तो उसको वेट करना पड़ा काफ़ी देर, उसके बाद उसने यूरिन कर लिया तो उसकी स्ट्रीम जो है, जो उसकी धार है, दैट इज़ नॉट वेरी पावरफुल, इवन द साइज ऑफ द स्ट्रीम इज़ वेरी डिक्रीज, बहुत छोटी बारीक धार हो जाती है और उसके बाद उसका मसाना जो है वो खाली नहीं होता। तो ये उसके सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट गदूद के बढ़ने के या एजिंग प्रोसेस के, या इवन साइज़ अगर नहीं भी बढ़ा हुआ तो फिर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब ये मरीज़ जब सारी ये शिकायत हो रही हैं तो मरीज़ का सबसे कॉमन सवाल ये होता है कि सर ये होता क्यों है। देखें, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम सिर्फ एजिंग के साथ लिंक कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर बालों का ग्रे हो जाना, आपके वाइट बाल आ जाते हैं, अब इसमें एजिंग की एक निशानी है। इसी तरह आपकी करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ग्लासेस लगा के पढ़ना पड़ता है, ये भी एजिंग की एक निशानी है। तो बेसिकली ये वाली जो जितनी भी मैंने अलामात बताई हैं प्रोस्टेट गदूद के अंदर मर्दों के अंदर, एक तो ये भी बताना ज़रूरी है कि ये गदूद सिर्फ मर्दों में होता है, औरतों में नहीं होता। अगर औरतों में इस किस्म की कोई भी अलामात हो रही हैं तो उसको कई दफ़ा आगे मरीज़ हमारे पास कहते हैं जी वो मेरी वालदा का या उसका प्रोस्टेट का मसला हो गया। तो मैं यहाँ क्लियर करूँ कि प्रोस्टेट गदूद सिर्फ और सिर्फ जो है मर्दों में होता है। औरतों में अगर इस किस्म के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसकी वजूहात और हैं, हम उस पर भी बात करेंगे किसी और वक्त में। तो ये जो प्रोस्टेट गदूद की तकलीफ़ है या प्रोस्टेट गदूद की जो अलामात हैं, अगर इस तरह की कोई भी अलामत आपको हो रही है तो इसकी वजह ढूंढने की बजाय इसके इलाज में पड़े, क्योंकि वजूहात इसकी बेशुमार हैं और बहुत सारी वजूहात जो हैं वो अभी बिल्कुल इंटरमिंगल्ड हैं, मिक्सड हैं, अभी एग्जैक्टली प्रिसाइज या स्पेसिफिक काज उस तरह का नहीं है। ख़ास मकसद तो हमने वजह देखने का ये होता है ना कि जी प्रोस्टेट अगर बढ़ गया है तो उसको रोक नहीं सकते, हम उसको रोक दें, प्रोस्टेट ये इस तरह की अलामत हो ही ना। तो प्रिवेंशन नहीं है इसकी अभी तक, ना ही इसकी कोई वैक्सीन है। ये सारी बातें जो है जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास लेके आते हैं तो यूरोलॉजिस्ट चूँकि अपने इस फील्ड का माहिर होता है, वो डिसाइड करता है कि ये प्रॉब्लम आपकी बड़ी सिंपल है, इसको सिंपली ट्रीट किया जा सकता है। वो तशख़ीस करेगा। तशख़ीस के लिए जो बुनियादी 1-2 टेस्ट होते हैं, पहले तो वो आपकी हिस्ट्री लेनी है हमने, फिर उसकी एग्जामिनेशन करना है, बाज़ हमने गदूद को
प्रॉपर अंदर से चेक करना होता है, और फिर हमने उसके अगर कोई टेस्ट करवाने हैं तो एक आध टेस्ट करवा के तो ये पता चल जाता है कि आपको ये दूध की जो प्रॉब्लम है ये खुदा ना खास्ता कोई बहुत ख़तरनाक तो नहीं है। और अगर ये सिंपल एजिंग प्रोसेस के साथ साथ बिनाइन डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं BPH, बड़ा कॉमनली ये टर्म यूज़ होती है, तो अगर तो ये सिंपल बिनाइन डिजीज़ है तो उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा सिंपल होता है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई ऑपरेशन किया जाए, सर्जरी की जाए। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो ये डरते हुए डॉक्टरों के पास नहीं जाते कि जी मुझे ये प्रोस्टेट का अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जाते ही मेरे को चीर फाड़ कर देंगे, सर्जरी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, बहुत एडवांसमेंट आ गई हैं। प्रोस्टेट का पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसे इवन कोई मेडिकेशन भी इनिशियली ना स्टार्ट करनी पड़े। हम उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, उसकी बाकी चीज़ें, उसकी कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे मे बी ही इज़ हैविंग डायबिटीज़ और हैविंग सम अदर प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, सो और टेकिंग लॉट ऑफ medications, other medications which can also lead to similar kind of symptoms। तो हमने देखना, बेसिकली हमने रूल आउट ये करना है कि उसको कोई ख़तरनाक डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे हैं बहुत सारी और बीमारियों के साथ। हमारा ये काम है कि हमने उसको डायग्नोस करना है, और डायग्नोसिस करने के बाद अगर वो प्रोस्टेट ही है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट है, एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, जिसको आम जुबान में मैं कहता हूँ नो कट नो स्टिच। जस्ट पेशेंट कम्स, आजकल तो ये काइंड ऑफ ये डे सर्जरी हो गई है। पेशेंट आता है, सुबह उसका प्रोसीजर हुआ, शाम को घर चला जाता है। कोई इसकी खुदा ना खास्ता वो लंबी चौड़ी खून की बोतलों की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबे चौड़े चीरों की ज़रूरत नहीं है, टाँकों की ज़रूरत नहीं है, बाद में 2 हफ्ते रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। नो, यूरोलॉजिस्ट एज ए यूरोलॉजिस्ट हम इसको बड़े सिंपल तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। अहम मैसेज है, इसको इग्नोर नहीं करना। वजह ये है कि ये आपको नहीं पता चलेगा, एक मरीज़ को नहीं पता चलेगा कि ये जो उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, क्या वो सिंपल बिनाइन प्रोस्टेट डिजीज़ है या खुदा न खास्ता वो कोई प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है। तो अगर ये चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं, हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद उससे इशारा पता चल जाता है, और या फिर अगर हमने प्रोस्टेट की बायोप्सी लेनी पड़ती है या उसको हम एंडोस्कोपिकली रिमूव करते हैं, तो उसके कुछ पीसेज लेके जब उसकी हिस्टोपैथोलॉजी हो जाती है, यानी एक लैब टेस्ट हो जाता है, तो देन वी कैन कंक्लूड फाइनली कि आइदर इट इज़ अ बिनाइन डिजीज़ और इट इज़ अ कैंसरस डिजीज़। लेकिन अच्छी बात फिर इसमें यह है कि इवन इफ इट इज़ कैंसरस, तो ये डिज़ीज़ की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो वो ट्रीटेबल होती है, क्योरेबल होती है, आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो आज हमने किस चीज़ के बारे में बात की है, वो सिंपली प्रोस्टेट ग्लैंड है, मर्दाना गदूद है, मसाने का गदूद है, और ये बहुत अहम है और इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको फ़ौरन इसकी तशख़ीस करानी चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए।